नमस्कार मित्रों, जीएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। मध्यकालीन भारत के इतिहास के क्रम में इसके अभी तक हमने दो क्लास लग चुका है। आज हम क्लास 3 में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आज हम क्लास 3 में दारा सिकों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस चैनल पर आपको जीएस से संबंधित सारे नोट्स फ्री में अवेलेबल कराए जाएंगे जो कि क्लास चल रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दारा सिको यह एक सहिष्णु व्यक्ति था। उसके अनुसार हिंदू धर्म तथा इस्लाम धर्म एक ही ईश्वर के पाने का अलग अलग वो रास्ते हैं। ये जानता था कि जो हिंदू और मुस्लिम का जो धर्म है, जो लोग ईश्वर को मानते हैं, उनको पाने के लिए अलग अलग रास्ते हैं। इसका ये मानना था दारा सिकों का। और उसने भगवत गीता एवं योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद किया था। इसी ने दारा सिकों ने इसने 52 उपनिषदों का सिर्रे अकबर यानी महान रहस्य नाम से फारस भाषा में अनुवाद किया था। इसने मज्म उल बहरीन जो कि हम बहरीन नाम से भी जानते हैं, बहरीन का अर्थ है 2 महासागरों का मिलन, की रचना की थी इसी ने। यह कादरी सिलसिला का अनुयायी था और इसकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं। 5 इसकी प्रमुख पुस्तकें हैं। पहली है सफ़ीनत उल औलिया, दूसरी है सकीनत उल औलिया, तीसरी है रिसाल ए हकुनामा, हसनात उल आरफीन, तरकीत उल हकीकत। ये इसकी दारा सिकों की 5 प्रमुख पुस्तकें हैं। दारा को हुमायूं के मकबरे दिल्ली में दफनाया गया था। अब आइए आगे जानते हैं औरंगजेब के बारे में। बहुत ही चर्चित नाम है ये मुग़ल काल में, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। दोस्तों, आज जो एग्ज़ाम हो रहे हैं और जीके जीएस से आप जो देख रहे हैं, स्टैटिक जीके से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई किताब पढ़ लेंगे तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। दोस्तों, किताब पढ़ेंगे और उसे समझेंगे और उसकी गहराइयों को आपको समझना पड़ेगा। ये जो मैं आपको ये क्वेश्चन नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये ऊपरी क्वेश्चन नहीं है कि इसकी ये जन्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आपको ये पूरे अंदर से क्वेश्चन बनाया गया है। आज के वक्त में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो रहे हैं, उससे गहराई से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये नहीं कि आपको ये जीके की किताब पढ़ लेंगे तो 70% या 80% उसमें से आपका काम बन जाएगा, ऐसा नहीं है। उसे पढ़िए, समझिए और उसे एकदम दिमाग में रखिए। हाँ, उसे अच्छे से पढ़ेंगे तभी हो पाएगा। जैसे हम ये आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, एकदम अंदर से इसे पढ़ पढ़ के बनाया गया है। ये नहीं कि कहीं से उठा के लेके छाप दिए, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप भी चाहते हैं जीके जीएस में कुछ अच्छा करना, तो प्लीज़ ऊपर ना पढ़ें, उस टॉपिक को उठाएं और उसे गहराइयों से क्वेश्चन पढ़ें, उसमें गहराई में पढ़ें कि उस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। उस हिसाब से पढ़ेंगे तब आप सफल होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब का जन्म इसका तो जन्म ये देखिए 1658 से 1707 तक इसका क्या रहा था, कार्यकाल रहा था। जन्म हम नहीं पूछता है, वैसे यही पूछता है कि उसका कार्यकाल कितना रहा, वो कितने वर्षों तक अपने शासन किया, अपने शासनकाल में उसने क्या क्या किए, उसके मुख्य कार्य क्या हैं, यही सब। इसका बचपन नूरजहाँ के पास बीता था औरंगजेब का, और यह धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। इसे शाही दरवेश एवं जिंदा पीर कहा जाता था। विद्रोह में इसका था छत्रसाल का विद्रोह हुआ था, जो कि बुंदेला में है। इसे चंपत राय ने आरंभ किया था। छत्रसाल ने इसे जारी रखा। बुंदेलों की राजधानी ओरछा थी, जो कि एमपी में पड़ती है। ओरछा का मुख्य इमारतें थी राजा राम मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, शारदा मंदिर, जहांगीर का महल, लक्ष्मी नारायण मंदिर। ये अब जो आपको मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको हमें लग रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। उसी बच्चे को समझ में आएगा जिसने इस बातों को पढ़ा होगा और जाना होगा। अगर जाना भी नहीं है, नहीं पढ़ा भी है, तो बस ये जो क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं, बस आप इसे पढ़ लीजिए, दिमाग में रख लीजिए। आप उसके बाद जाइए, देखिए जीके, जिससे यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे।
अब पूछेगा ओरछा के मुख्य इमारतें क्या कौन कौन सी हैं। अब GK मिलान करने वाला भी आ रहा है, तो आप उस हिसाब से पढ़िए। सतनामी विद्रोह भी हुआ था। इसके केंद्र नारनौल HR में था। इसे मुंडिया विद्रोह भी कहा जाता है। सतनामी संप्रदाय का प्रभाव हरियाणा एवं राजस्थान के कुछ भागों में था। पहला 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 भी देख लिए, दूसरा भी देख लिए, अब ये तीसरा मारवाड़ का विद्रोह, जाट किसानों का विद्रोह, अकबर का विद्रोह। अकबर ने नाडोल में विद्रोह कर दिया था। अजमेर के पास अकबर की सेना एवं औरंगजेब की सेना का सामना हुआ। अकबर भाग पर दक्कन चला गया था। औरंगजेब ने अकबर का पीछा किया एवं अपनी दक्कन नीति को जारी रखा। 1686 में बीजापुर एवं 1687 में गोलकुंडा का विलय मुगल साम्राज्य में किया। अकबर भागकर फारस चला गया तथा वहां से उसकी मृत्यु हो गई। छठा है सिख विद्रोह। औरंगजेब ने 9वें गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दे दिया था। तेग बहादुर जी के बारे में कहा जाता है कि सिर दे दिया लेकिन सार नहीं दिया। तेग बहादुर जी की अनुयायियों ने शीशगंज गुरुद्वारा का निर्माण करवाया। गुरु गोविंद सिंह ने विद्रोह को जारी रखा। औरंगजेब ने 9वें गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दे दिया था, तो उसी समय सिखों ने विद्रोह किया था और यह अभियान अहोम अभियान के नाम से प्रचलित हुआ। औरंगजेब ने मीर जुमला को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया और मीर जुमला ने अहोम, जो कि असम में पड़ता है, यह विरुद्ध अभियान चलाया, लेकिन मीर जुमला लड़ता हुआ मर गया। मीर जुमला ईरान का व्यापारी था। इसने आरंभ में गोलकुंडा, जो कि आंध्र प्रदेश के शासक, को अपनी सेवाएं प्रदान की थी। कालांतर के शाइस्ता खां को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया। अहोम सेनापति लचित बोरफक्कन ने मुगल सेना को बुरी तरह से पराजित किया। दूसरा है दक्कन अभियान। अब ये दक्कन अभियान क्या है वो समझते हैं। औरंगजेब ने शाइस्ता खां को दक्कन का गवर्नर नियुक्त किया। आरंभ में शाइस्ता खां ने शिवाजी पर नियंत्रण स्थापित किया, लेकिन 1663 में शिवाजी ने पुणे पर आक्रमण किया एवं शाइस्ता खां को पराजित किया। नेक्स्ट बिंदु है शाइस्ता खां भाग गया और शिवाजी ने उसकी उंगलियां काट दी। औरंगजेब ने जय सिंह को दक्कन का गवर्नर नियुक्त किया। जय सिंह ने पुरंदर की संधि की थी। जय सिंह ने पुरंदर की संधि कौन की थी, किसने किया था? जय सिंह ने। धार्मिक नीति अब समझते हैं। औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लागू किया। ये इम्पोर्टेंट है। जजिया कर कब हटाया गया, कब लागू किया गया, फिर से कौन किया, ये कर तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए मैंने इम्पोर्टेंट लिखा भी है। औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लागू किया। अकबर ने इसे हटा दिया था, लेकिन इसने औरंगजेब ने लागू कर दिया। इसने सिखों पर गुलाम खुदवाना बंद करवाया। इसने ईरानी परंपराओं को बंद करवाया। तुलादान, झरोखा, नौरोज, ताजिया। इसने तिलक प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। इसने सती प्रथा को भी प्रतिबंध किया था। तिलक प्रथा को भी प्रतिबंधित कर दिया था। और ये देखिए छठवां है, इम्पोर्टेंट है। इसने मुहतसबिब नामक अधिकारी की नियुक्ति की, जो मुसलमानों के धार्मिक एवं नैतिक आचरण की देखरेख करता था। सातवां, इसने मंदिर तुड़वाए। मुगल कालीन का अब इसका स्थापत्य कला क्या है, इसने क्या क्या स्थापित किया, इसने क्या क्या, एक तरफ से मतलब ये क्या क्या इसने क्या क्या किया है उसने। मुगल काल में इंडो इस्लामिक शैली का विकास हुआ। पहला है बाबर। पानीपत की ईंटों की मस्जिद, आरामाग, जो कि आगरा में है। बाबर को आरंभ में ही दफनाया गया था। कालांतर में उसके शव को काबुल भेजा गया था। दूसरा है हुमायूं, दीन पनाह, यहाँ शेर मंडल पुस्तकालय था। तीसरा है अकबर। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। इसका निर्माण हाजी बेगम ने करवाया था। इसके वास्तुकार हैं मिरक मिर्ज़ा गयास बेग और ये फारसी वास्तुकार थी। यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसकी विशेषताएं थी 4 भाग शैली, 4 दीवारी, सममिति, दोहरा गुंबद। मुगल कालीन प्रथा इमारत जिस पर दोहरे गुंबद का निर्माण किया गया था, लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ था। फारसी स्थापत्य कला का प्रभाव भी उस पर पड़ा था। फतेहपुर सीकरी वास्तुकार बहाउद्दीन थे।
और इसकी महत्वपूर्ण इमारतें थी दीवाने आम, दीवाने खास। इसका प्रयोग इबादत खाना एवं धर्म संसद के लिए किया था, जो कि गुरुवार को हुआ था। इसमें एक विश्व वृक्ष स्तंभ स्थित किया गया था। खास महल, अकबर इसका प्रयोग झरोखा दर्शन के लिए करता था। ज्योतिष की छतरी पंचमहल, यह 5 मंजिला इमारत है। यह पिरामिडाकार इमारत है। यह स्तंभों पर टिकी हुई है। इसे सीकरी का हवा महल भी कहा जाता है। किसे? पंचमहल को। ये देखिए उसी टाइप के मध्य में मैंने आपको एक चित्र प्रदर्शित किया हुआ है, ये वाला। ये पंचमहल है। 1 2 3 4 5, इसके 5 तल्ले हैं ना, फिर 4 3 2 1, उसी हिसाब से। तुर्की सुल्तान की कोठी सीकरी का सबसे सुंदर अलंकरण का कार्य यहाँ किया गया था। बुंड कार्विल, देखिए इसे मैं जूम कर देता हूँ, आपको समझ में थोड़ा कम आ रहा होगा। ये देखिए क्या लिखा गया है इधर, ये वुड कार्विंग सबसे ज़्यादा बाड़मेर की प्रसिद्ध है। वुड कार्विंग सबसे ज़्यादा बाड़मेर की प्रसिद्ध है। तुर्की सुल्तान की कोठी के बारे में, यह सीकरी का सबसे सुंदर अलंकार का कार्य यहाँ किया गया था। ख्वाबगाह, ये अकबर का शयन कक्ष था, सबसे साधारण इमारत था यह ख्वाबगाह। मरियम उज़मानी का महल, इसमें भित्ति चित्र मिलते हैं और बीरबल का महल में इस पर हिंदू प्रभाव दिखता है। बीरबल के महल में हिंदुओं से संबंधित कुछ चित्र होते, मतलब हिंदुओं की तरफ आकर्षित करते थे बीरबल का महल। जोधाबाई का महल सीकरी के शाही परिसर की सबसे बड़ी इमारत थी और उपरोक्त सभी इमारतों एक ही परिसर में स्थित थी। इनका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया था। लाल बलुआ पत्थर से किया गया है। अब आइए जामा मस्जिद के बारे में जानते हैं। इसका दरवाज़ा बुलंद दरवाज़ा है, जामा मस्जिद, और इसमें सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह इसमें स्थित है, जामा मस्जिद में, जिसे हम लोग मज़ार भी कहते हैं। इसमें इस्लाम शाह की कब्र है। अकबर ने दीन ए इलाही की घोषणा यहीं से की थी। अकबर दीन ए इलाही की घोषणा की थी अकबर ने जामा मस्जिद से। और यह हाथी स्मारक है। कौन सी ये मीनार है? हिरण की मीनार, हिरण मीनार, यह हाथी स्मारक है। आगरा का किला, और इसका निर्माण बादलगढ़ के खंडहरों पर करवाया गया। इसके 2 द्वार हैं, पहला है अमर सिंह गेट, दूसरा है दिल्ली द्वार। इसकी प्रमुख इमारतें हैं जोधाबाई का महल, दूसरा है जहांगीर का महल। जहांगीर का महल, इसका मतलब जो निर्माण जहांगीर ने करवाया था, और यह सहतीर धरणी शैली में बना है। अजमेर का किला, मैगजीन फोर्ट, इलाहाबाद का किला, ये याद रखिएगा दोनों, अजमेर का किला और इलाहाबाद का किला। चौथा है जहांगीर। अकबर का मकबरा सिकंदरा या आगरा में है। यह गुंबदहीन इमारत है। यह 5 मंजिला इमारत है। इसमें मीनारों का निर्माण किया गया है। मरियम उज़मानी का मकबरा सिकंदरा में है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब्दुल रहीम खाना का मकबरा दिल्ली में है। एतमाद उद दौला का मकबरा भी दिल्ली में ही है। असमत बेगम की कब्र भी यहीं है, जो जामा मस्जिद में है। यह आगरा में स्थित है। पहली बार पित्रा दुरिया का कार्य यहीं पर किया गया था। इसे बेबी ताज भी कहा जाता है। अब आइए शाहजहाँ के बारे में जानते हैं। शाहजहाँ का काल स्थापत्य कला का स्वर्णकाल था। शाहजहाँ के समय प्रणील मेहराब एवं अलंकृत मेहराब बनना आरंभ हो गया था। प्रणील मेहराब ये देखिए ऐसे ऐसे बना है ना, ये प्रणील मेहराब इसे हम बोलते हैं। ये वाला देखिए, ये जो चित्र बना है प्रणील मेहराब। और ये अलंकृत मेहराब, ये ऐसे बनता था अलंकृत मेहराब। इन चित्रों के ये नाम है अलंकृत मेहराब। ये चित्रों के, ये प्रणील और ये अलंकृत। समझ में आ गया? शाहजहाँ के समय सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग अधिक मात्रा में हुआ।
और उसी से ताजमहल का निर्माण हुआ। हिंदू इस्लामिक शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है ये आगरा का ताजमहल। अंग्रेजी इतिहासकारों के अनुसार एरुनियो एवं वेरिनियो इटली इसके वास्तुकार थे। वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। ईसा खां के देख रेख में इसका निर्माण पूर्ण हुआ था। विशेषताएं थी इसके 4 बाग, 4 दीवारी, सममिति, समिति, आधार में कुएं बने हुए हैं, कंदाकार गुंबद जो कि दोहराव है, पित्रा दयूरा का प्रयोग हुआ है, संगमरमर की जालियों का उपयोग किया गया है। आगरा फटी की इमारतें हैं खास महल, दीवाने खास, मोती मस्जिद जो कि आगरा में पड़ती है, शाहजहानाबाद नगर पुरानी दिल्ली में है, लाल किला हमीद अहमद वास्तुकार जमा मस्जिद दिल्ली में, चांदनी चौक का प्रारूप शाहजहां की बेटी जहां आरा ने बनाया था। जहां आरा ने जामा मस्जिद आगरा का निर्माण कर, जामा जो छोटी चांदनी चौक है ना वहीं से पड़ती है, थोड़ी ही दूर पर है पुरानी दिल्ली। शाहजहां ने मयूर सिंहासन तख्त ए ताउस बनवाया था। इसके कलाकार थे बेबादल खां। अब आइए औरंगजेब। बीवी का मकबरा औरंगाबाद, यह रबिया उद दुरानी का मकबरा है। इसे दक्षिण भारत का ताजमहल कहा जाता है। यह ताजमहल की फुहड़ नकल है, मतलब उसी जैसा ताजमहल है ना उसी के मतलब 2 कापी बनाया गया है। फ़ोटो कापी जैसे आप बोलते हैं, ओरिजिनल और फोटो कापी में वही है, उसी को बोला जा रहा है। बादशाही मस्जिद जो कि लाहौर में है, मोती मस्जिद जो कि दिल्ली में है। सफ़ेद जंग का मकबरा, इसे तिहारा गुंबद है। मुगल कालीन शिक्षा एवं साहित्य, ये भी इम्पोर्टेंट है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। बाबर ने एक विभाग की स्थापना की जो शिक्षा के केंद्रों का निर्माण करवाता था। शोहरत ए आम, हुमायूं एक विद्वान शासक था। शेरमंडल पुस्तकालय का निर्माण करवाया। हुमायूं के महाम अनंगा की शिकायत से मदरसा एवं बेगम की स्थापना की। अकबर के ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। फैजी ने वंदायूनी एवं नकवी खां की सहायता से रामायण एवं महाभारत रज़्मनामा का फारसी में अनुवाद किया। राजा टोडरमल ने भगवद पुराण का फारसी में अनुवाद किया। अबुल फजल ने पंचतंत्र अनावर ए सुहेली एवं कलिया दमन का फारसी में अनुवाद किया। अबुल फजल, इनके बारे में जानेंगे। अकबर ने फारसी भाषा को अपनी राजकीय भाषा बनाया था। मुगलों की मातृभाषा तुर्की, धार्मिक भाषा अरबी थी। मुगल काल में प्राथमिक शिक्षा केंद्र मकतब था और उच्च शिक्षा केंद्र मदरसा था। दारा सिकों का योगदान इसमें क्या क्या थे? औरंगजेब ने मदरसों की सहायता से हिंदू विद्यालयों को बंद करवाने का प्रयास किया। औरंगजेब की बेटी ज़ेबुन्निया ने बैतुल उल्म पुस्तकालय एवं विद्यालय का निर्माण करवाया था। विदुषी महिलाएं गुलबंद बेगम, महामंगा, नूरजहां, अर्जुमंद बानो बेगम, मुमताज़ महल जिसे हम कहते हैं, जहां आरा, जेबू निसा। अब इनके साहित्य हैं बाबर, बाबरनामा, दीवान, खत ए बाबरी, ये तुर्की भाषा में लिखे गए हैं। और दूसरा है हुमायूं, गुलबदन बेगम, इनकी हुमायूंनामा है। अकबर के परामर्श पर इसे लिखा गया था। अंतिम पांडुलिपि लंदन के संग्रहालय में रखी गई है। जौहर ऑफ चाबी तजाकरिकात उल वकायत, यह हुमायूं का नौकर था। अकबर के परामर्श पर भी यही लिखी गई थी। खुंदमीर या अमीर, कानून ए हुमानी, मिर्ज़ा हैदर दौगलत, तारीख ए रसीदी, ये इनके क्या है साहित्य हैं। अकबर, अबुल फजल, अकबरनामा, अकबरनामा द्वितीय, अकबरनामा फर्स्ट, अकबरनामा द्वितीय, फाइना आईना ए अकबरी, इसमें अबुल फजल की आत्मकथा मिलती है। इंसा, अकबर के पत्रों का संकलन है इसमें। फैज़ी सरहिंदी, अकबरनामा, आरिफ कंधारी, तारीख़ मकबरी, वाजियात बयात, ताजिके हुमायूं, ताजिका ए अकबर। अब्दुल कादिर बंदायूनी जो कि मुंतखब उल तवारिख है और इसमें भारत का आम इतिहास कहा जाता है।
बदायूं ने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की है। इसमें हल्दी घाटी युद्ध का उल्लेख किया गया है। इसमें सूफी संतों की जीवनियाँ मिलती हैं। अब्बास खां सरवानी तारीख़ शेर शाही, तोहफ़ा अकबर शाही। निज़ामुद्दीन अहमद तरक़ात अकबरी, अहमद यादगार तारीख़ शायरी, रिज़्क़ुल्लाह मुस्ताक़ी वक़ायात मुस्तकी। अब आइए जहांगीर मोती मिद खां मोहम्मद हाफिज़ी, तुज़ुक ज़ाहिरी है इनके साहित्य। मोती मिद खां इक़लाब खाना जहांगीरी। शाहजहाँ की क्या है साहित्य, ये सब साहित्यों का वर्णन है मित्रों। साहित्य मोहम्मद अमीन कज़वीनी, पादम सामाना प्रथम, अब्दुल हमीद लाहौरी, पद्मनामा द्वितीय, मोहम्मद वारिस, पादशाहनामा तृतीय, इनायत खां, पादशाहनामा चतुर्थ, बादशाहनामा भी से कहते हैं। अब आइए अंग्रेज की क्या क्या, औरंगजेब की क्या क्या मतलब साहित्य कला है, जिसे हम आलमगीर भी कहते हैं। काजिम सिराजी, आलमी ग्रामा, अकील खां, वकायत एवं आलमगीरी, भीमसेन सक्सेना, नुक्स दिलखुशा, ईश्वरदास नागर, फुद्दहत आलमगीर, सूरज नाराय भंडारी, खुलसायत उल तारीख, कानूनों का संकलन, फतवा आलमगीर। मुगल कालीन संगीत अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए इतना ही दोस्तों। इस चैनल पर आपको जीएस के सभी नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। जीके, जीएस, स्टैटिक, बायोलॉजी, पॉलिटी सब आपको यहाँ से क्वेश्चन कराए जाएंगे। पहले ये मध्यकालीन भारत इतिहास का पूरा, मध्यकालीन भारत के इतिहास को आप जानते हैं 2 भागों में मैंने बांटा है। पहला भाग मैंने ख़त्म कर दिया और ये दूसरा भाग चल रहा है, ये भी 2-4 दिनों में ये भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद से आप लोग से पूछा जाएगा कि पॉलिटी चले या भूगोल चले, कि बायोलॉजी चले, कि स्टैटिक चले। आप जो बोलेंगे वो क्लास आगे चलेगी। तब तक के लिए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल हम मुगल कालीन संगीत के बारे में जानेंगे। जय हिंद, जय भारत।